करीब 92 साल पहले की बात है। दिन था 12 नवंबर और साल था 1927। हैदराबाद के नवाब महमूद खान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से एक तंजीम बनाई, जिसका मकसद मुसलमानों के कल्चर को महफूज रखना और उनके सामाजिक मुद्दों पर बात करते हुए उनका हल निकालना था। 1947 को भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ और एक खुद मुख्तार मुल्क बना। हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। उस वक्त MIM को बैन कर दिया गया। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। मैं हूं इमरान खान। आजादी के 10 साल बाद यानी साल 1957 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बैन या प्रतिबंध हटा लिया गया। अब ये पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से एक सियासी पार्टी या एक राजनीतिक दल बन चुकी थी। इस दौरान पार्टी ने न सिर्फ अपने नाम के आगे इंडिया लगाया, बल्कि इसकी बागडोर हैदराबाद के मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथ में आ गई। यहां से पार्टी ने अपने आईन, अपने संविधान में भी बड़ा बदलाव किया और न सिर्फ संविधान में बदलाव किया, बल्कि तब से अब तक पार्टी में यानी मजलिस में ओवैसी खानदान का दबदबा भी बना हुआ है। अब्दुल वाहिद 18 साल तक AIMIM के सदर रहे। इस दौरान ओवैसी खानदान ने हैदराबाद के मुसलमानों के दिलों में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी पार्टी के प्रेसिडेंट बने और 1975 से साल 2008 तक 34 साल तक इस ओहदे पर कायम रहे। आज हमको जरूरत है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें। ये बात याद रखो कि नुकसान गैरों से नहीं, अपनों से हुआ है। बुलंद आवाज, एक एक लफ्ज में वजन और बात को ऐसे कहना कि बस सामने वाला सुनता जाए, तब तक जब तक कि उस बात से इत्तेफाक न रखने लगे। जी हां, यही अंदाज था सालार का। हैदराबाद के लोग उन्हें प्यार से सालार बुलाते थे। उन्हें सालार मिल्लत के लक़ब से नवाजा गया था। सालार मिल्लत यानी कौम का कमांडर। कौम, मुल्क और मिल्लत को लेकर उनके फर्ज और जिम्मेदारी को एक वाक़ये से समझा जा सकता है, जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है। साल 1960 की बात है। सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी का निकाह हो रहा था हैदराबाद में। वो दूल्हा बने हुए थे, शादी की रस्में चल रही थीं कि तभी अचानक खबर आती है कि पास की किसी जगह पर फसाद हो गया है, दंगा हो गया है। कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी बीच में ही उठे और खुद की शादी की रस्में छोड़ बाइक उठाई और तुरंत जाए वारदात के लिए रवाना हुए। बाद में पता चला कि इलाके के ही कुछ लोगों ने जानबूझकर झूठी अफवाह फैलाई थी। वो जानना चाहते थे कि क्या सालार मिल्लत अपनी शादी के दिन भी लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे, और ये बात सच निकली कि बड़े ओवैसी मिल्लत के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। यही वजह रही कि सिर्फ 24 साल की उम्र में सलाहुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के मल्लेपल्ली से कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीत लिया था और इसके 2 साल बाद यानी साल 1962 में पट्थरगट्टी से MLA बन गए। यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा विधान सभा पहुंच गया था। सालार 1967 में हैदराबाद के याकूतपुरा से दूसरी बार विधायक चुने गए। साल 1972 में फिर पट्थरगट्टी के लोगों ने सालार मिल्लत को अपना लीडर चुना। वो वहां से फिर MLA का इलेक्शन जीत गए। 1978 के विधानसभा चुनाव में हैदराबाद के चार मीनार इलाके से तीसरी बार विधायक बने और चौथी बार 1983 में फिर चार मीनार से विधानसभा जीता। लेकिन इसके एक साल बाद ही 1984 में हैदराबाद लोकसभा सीट से मैदान में उतरे सलाहुद्दीन ओवैसी और देश की संसद में पहुंच गए। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ। फिर 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार हैदराबाद के सांसद रहे सालार मिल्लत।
लेकिन सलाहुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा इंतजाम कर लिया जो अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। साल 1962 से लेकर आज तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक विधायक हैदराबाद से हमेशा जीतता रहा ही है। यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा तेलंगाना बन गया और हैदराबाद उसकी राजधानी, लेकिन मजलिस का रिकॉर्ड बरकरार है। और तो और विधानसभा में मजलिस विधायक दल का नेता भी आधी सदी से ओवैसी खानदान ही होता है। 29 सितंबर 2008 को सालारे मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी इंतकाल फरमा गए, लेकिन तब तक उनकी पार्टी में उनके 2 बेटों ने टेक ओवर ले लिया था। जी हां, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे असदुद्दीन ओवैसी, और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के सदर का ओहदा संभाला तो उस दिन के बाद मजलिस हैदराबाद से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगी। साल 1996 का मशहूर वाकया है जब असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के नौजवान एमएलए हुआ करते थे। वो जब बोला करते थे तो विरोधी भी उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उसी दौरान हैदराबाद के पुराने शहर चार मीनार में फसाद हो गए, दंगे हो गए और इसमें एक शख्स को गोली लगने से उसकी जान चली गई। लोग गुस्से में थे और विधायक असदुद्दीन ओवैसी के पास पहुंचे। ओवैसी ने उस वक्त के सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी दलीलों से सीएम को इस बात के लिए राजी कर लिया कि इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा कराई जाए। लेकिन आरोप लगता है कि सरकार ने विधानसभा में चर्चा के लिए उस दिन को चुना जिसके ठीक एक दिन पहले नौजवान असदुद्दीन ओवैसी की शादी थी। यानी शादी 11 दिसंबर 1996 को थी और विधानसभा में चर्चा 12 दिसंबर को। इल्जाम लगता है कि पूरी साजिश रची गई थी कि असदुद्दीन ओवैसी बहस में हिस्सा न ले सके, लेकिन सरकारी अफसरों का आकलन गलत था। अपनी शादी के दूसरे दिन ही पूरी तैयारी के साथ असदुद्दीन ओवैसी असेंबली पहुंचे और जोरदार भाषण दिया, जबरदस्त तकरीर की। वो दिन है और आज का दिन। आप ओवैसी की दलीलों से ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें खारिज नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। 1994 से 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश विधानसभा में मजलिस के नेता रहे। इस दौरान वो देश भर में मुसलमानों के हर फिरके के लोगों और उनके मजहबी रहनुमाओं से मिलते रहे, फिर चाहे वो सुन्नी हो या शिया। इसकी वजह से उनकी छवि एक सर्वमान्य मुस्लिम लीडर की बनने लगी। हैदराबाद लोकसभा सीट से मैदान में उतरे असदुद्दीन ओवैसी और सामने था टीडीपी बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार। ओवैसी के सामने चैलेंज था कि वालिद के इंतकाल के बाद मजलिस के कोर वोटर को बचाए रखना है। उन्होंने भी खुलकर खेला, सीधे सीएम नायडू पर निशाना साधना शुरू किया और आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू आरएसएस की पिच पर खेल रहे हैं। उनकी शय पर ही विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैदराबाद में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। ओवैसी के भाषणों से चुनाव का माहौल बन गया और 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से ओवैसी चुनाव जीते। इस तरह ओवैसी लोकसभा पहुंच गए। इसी साल 2004 के बाद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जिनकी तकरीरें कई बार बड़ी बहस का मौजू बन गई हैं, लेकिन उन्हें सुनने के लिए आज भी हजारों की भीड़ उमड़ती है। 15 लाख यहाँ नहीं है, 6500 इनके पास आ गए। फिर कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय।
ज्यादा नहीं, आज से 6 साल पहले तक भी लोग अगर ये कह देते थे कि ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी, बिहार और बंगाल में उतर करके सीटें जीत सकती है, तो आम वोटर भी उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन हालात बहुत तेजी से बदले हैं और ओवैसी और मजलिस की लोकप्रियता में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, खास तौर से मुसलमानों के बीच। कुछ तज्जियाकार या विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी जिस तरह से खुलकर हिंदुत्व पर आधारित राजनीति करती है, उसका फायदा भी मजलिस को हुआ है। वहीं कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस और सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले दलों की बुरी हालत और उनकी मुसलमानों से अघोषित दूरी भी ओवैसी ब्रदर्स और मजलिस की लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण है। बीजेपी की सभाओं में खुलकर लगने वाले जय जय श्री राम के नारों के समानांतर मजलिस की सभाओं में नाराए तकबीर और नाराए रिसालत की गूंज है। नारे तकबीर। मजलिस पर बीजेपी की बी टीम होने के इल्जाम लगते हैं। ये बहस का मौजू हो सकता है, लेकिन कई राज्यों में भारत के मुसलमानों के लिए बीजेपी के सामने विकल्प के तौर पर मजलिस जगह बना चुकी है। ये भी एक अकाट्य सच्चाई है। तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में मिली कामयाबी के बाद अब बंगाल और उत्तर प्रदेश की बारी है। आपको क्या लगता है, अगर मजलिस इन बड़े सूबों में संजीदगी से उतरती है तो क्या उन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो एक छोटे से वीडियो के जरिए हमने कोशिश की कि मजलिस की शुरुआत और उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में आपको बताएं और किस तरह से मजलिस आगे बढ़ती रही है वो भी हम आपके सामने रखें। आपको अगर लगता है कि इसमें और बात की जानी चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। हम उसकी बिना पर, उसके आधार पर और भी वीडियो आपके लिए मजलिस के हवाले से या इस तरह के मौजू पर लेकर आएंगे। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। आप लाइक कीजिए, ये अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें। और दीन दुनिया शो खास तौर से आपसे गुजारिश रहेगी कि हर रोज सोमवार से शनिवार तक जरूर देखते रहिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।